बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी, मेरे साथ सईद बलोच मौजूद हैं। आप अक्सर इनको करामत मुगल साहब के साथ देखते हैं, इनके अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कवर करते हैं। आज इस वीडियो में सईद बलोच से ज़रा पूछेंगे कमरा अदालत में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में काजी फ़ाइज़ ईसा और उनके साथ जो दीगर 4 जजेस थे 5-0 से मुतफ़िक़ा जो फ़ैसला आया है 63A की तशरीह की नज़र-ए-सानी के ऊपर रिव्यू जो है वो एक्सेप्ट हुआ है और तरामीम का दरवाज़ा खुला है। कमरा अदालत में क्या कुछ होता रहा, लेकिन जो मखसूस सवाल है जिसके ऊपर बात करनी है वो है बैरिस्टर अली ज़फ़र, जो इमरान खान के वकील के तौर पर मौजूद थे। 2 दिन वो जो गुफ्तगू करते रहे और उससे पहले वाली समात में वो क्या करते रहे, और फिर अचानक ये क्या हुआ कि जब उन्होंने बेंच पर एतराज़ करते हुए उठाते हुए उन्होंने अलहदगी इख्तियार कर ली, समात से पीछे हट गए, तो फिर वो अदालती मुअव्विन कैसे बन गए और फिर अदालती मुअव्विन बनकर उन्होंने क्या किया। और अगर तहरीक इंसाफ के एक अहम सेनेटर ये सब कुछ कर रहे हैं तो क्या मुमकिन तौर पर इसका मतलब ये समझा जाए कि तहरीक इंसाफ की जो स्ट्रेटजी है उसमें कोई झोल था और आगे इनके सेनेटर्स और MNAs जिनके ऊपर ऑलरेडी एक फ्लोर क्रॉसिंग की तलवार लटकती हुई दिखाई दे रही है, ये किस तरीके से एक्ट करते हुए नजर आएंगे आने वाले दिनों में। सईद बलोच साहब, कमरा अदालत अनएक्सपेक्टेड तो नहीं था, ये तो सबको पता था कि ये रिव्यू फिक्स हुआ है, मेला लगा है तो चादर तो चोरी होगी, वो तो हो गया। सुप्रीम कोर्ट में एक तो आज की कार्रवाई को ज़रा मुख्तसरन बयान करें, फिर स्पेसिफिकली बात करेंगे बैरिस्टर अली ज़फ़र के हवाले से। बहुत शुक्रिया ईसा नकवी साहब। बात यह है कि काजी साहब जब भी कोई अहम केस लगाते हैं ना, उस केस को फिक्स करने से पहले वो उसका फ़ैसला अपने जहन में लिख चुके होते हैं और उसके बाद बेंच बनता है, उसकी समाअत होती है। और मैं गुज़श्ता तकरीबन 1 साल से जब से काजी साहब चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान बने हैं, कम अज़ कम कई ऐसे मौक़े पर मैं ये बात ख़ुद नोट कर चुका हूँ कि जिस केस में काजी साहब बहुत मुतमईन हों और वो फ़ैसला पहले से करके बैठे हों, उनकी बॉडी लैंग्वेज ही डिफरेंट होती है। इससे पहले हमने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून केस में जो गुज़श्ता साल फुल कोर्ट ने समाअत की थी, उसमें भी काजी साहब का रवैया हमने कुछ इसी तरह का देखा था। और इस केस में भी अगर हम देखें तो ख़ास तौर पे काजी साहब हमें बड़े वाज़ेह बल्ले वाले में भी मिलता जुलता, बल्ले वाले में जी बल्ले वाले में तो देखें कि इन्होंने 1.5 घंटे तक खुद इलेक्शन कमीशन के वकील के तौर पर दलाइल दिए थे और इलेक्शन कमीशन के वकील सामने हाथ बांध के खड़े थे और दलाइल उनकी जगह सारे काजी साहब ने दिए। उसमें भी बिल्कुल इसी तरह की सिचुएशन थी। लेकिन इस मामले में भी आप देखें कि 5 जज वो हैं जो मुमकिन तौर पे काजी साहब के अगर साथ जितने जजेस इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में हैं वो शायद यही 5-7 हैं जिनको उन्होंने अपने साथ बिठाया हुआ था। ज़्यादा से ज़्यादा अगर इसमें 2 जज मज़ीद ऐड कर लें, एक जस्टिस मुसर्रत हिलाली हैं और एक शायद जस्टिस सरदार तारिक मसूद होंगे, यानी टोटल काजी समेत मिला के टोटल ये 7 जजेस बनते हैं। मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा जजेस, ये भी मुमकिन है कि अगर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब किसी किस्म की कोई अपनी बैठक करें और उसमें जजेस को दावत दी जाए जो जस्टिस मंसूर अली शाह के मौक़िफ़ के साथ खड़े हैं, तो ये भी मुमकिन है शायद। लेकिन बहरहाल ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला है, ये सबसे बड़ी अदालत का फ़ैसला है, इसके लिए गुंजाइश नहीं है इफ्स एंड बट्स की, इसको तस्लीम तो करना पड़ेगा। उसके कानूनी ऑप्शंस वही होते हैं, रिव्यू में जाने का, अपील में जाने का। वो अपील रिव्यू जो है वो अब सेटल हो गया है। इस मामले से हटकर ये तो हमें एक्सपेक्टेड था कि यही होगा कि तरमीम जो तरमीम लाने के हवाले से बड़ा अहम केस है 63A का, उसकी जजमेंट एक्सपेक्टेड थी, अंदाजे लगाए जा रहे थे। लेकिन तहरीक इंसाफ को क्या हुआ? तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटजी, बैरिस्टर अली ज़फ़र, वो क्या चल रहा था कमरा अदालत में? देखें, PTI की इसमें जो हिकमत अमली थी वो बड़ी वाज़ेह थी। उनकी पहली जो कोशिश थी वो ये थी कि हमने बेंच के ऊपर एतराज़ करना है, क्योंकि बेंच बना था प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो तरमीमी ऑर्डीनेंस है उसके तहत, और उसमें अली ज़फ़र साहब ने जो ऑर्डीनेंस है उसको नहीं छेड़ा और ना ही अली ज़फ़र साहब ने किसी और ऐसे मामले को छेड़ा जो बराह रास्त सदारती ऑर्डीनेंस के साथ लिंक होता था, क्योंकि अब तक सदारती ऑर्डीनेंस के ख़िलाफ़ 3 से 4 दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट में दायर की जा चुकी हैं। तो उनका जो असल नुक्ता था वो ये था कि बेंच की तश्कील दुरुस्त नहीं हुई, ये कानून के मुताबिक नहीं है। उसके ऊपर उन्होंने कहा कि मैं पहले इसके ऊपर दलाइल दूंगा कि बेंच चूँकि दुरुस्त अंदाज में नहीं बनाया गया, जब तक इसका डिसाइड नहीं हो जाता उसके बाद फिर मैं अपने मेरिट के ऊपर दलाइल इस पे चीफ जस्टिस ने कहा कि अब आप जो बातें करेंगे तो सुर्खी बनेगी, सुर्खी लगेगी। वो सुर्खी असल में इस सेंस में वो कह रहे थे कि जो इस वक्त ये केस चल रहा है 63A वाला,
इसकी तशरीह बराह रास्त मुंसलिक है आइनी तरमीम की मंजूरी के साथ। फिर साथ आइनी अदालत के क़याम और फिर साथ उन्होंने जिक्र किया चीफ जस्टिस पाकिस्तान की मुद्दत मुलाजमत में तोसी के हवाले से कि ये 3 से 4 ऐसी बातें हैं जो इस वक्त हुकूमती सर्कल्स में भी और अपोजिशन जमातों के अंदर भी ये चीज़ें ज़ेर बहस हैं, जो मुसविदा वफाकी हुकूमत की जानिब से एक तैयार किया गया था जो 15 सितंबर की रात को मंजर आम पर आया, उस हवाले से भी उन्होंने बात की। और उन्होंने कहा कि इस मामले में कुछ जजेज़ ऐसे हैं जो इस बेंच में बैठे हैं और जो उस कमेटी का भी बेनिफिशरी हो सकते हैं, क्योंकि 2 जजेज़ ऐसे हैं चीफ जस्टिस के अलावा, जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस जमाल मंदोखेल, जिनके बारे में एक तासुर ये है कि अगर 5 जजेज़ का पैनल जो है वो तलब किया जाता है कि जिससे उन अगर काजी साहब रिटायर हो जाते हैं तो उसके बाद जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याया आफरीदी, जस्टिस मंसूर अली शाह सॉरी वो सबसे पहले होंगे, ये 3 आ गए और उसके बाद के जो 2 जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस जमाल मंदोखेल। तो अगर 5 जजेज़ का पैनल आए तो उन 5 जजेज़ के पैनल में ये 2 जज भी होंगे जो इस वक्त इस बेंच का हिस्सा हैं। तो इसलिए ये और बड़ा बेनिफिशियरी, बिल्कुल वैलिड एतराज़ है। और देखें कि एतराज़ इसी जस्टिस अमीनुद्दीन पर था, वो बेंच में बैठे हैं, जस्टिस नईम अफ़गान पर था, वो बेंच में बैठे हैं और वो अपने ही एतराज़ के हवाले से वो हतमी फ़ैसला भी कर रहे हैं, क्योंकि कमेटी के ऊपर भी एतराज़ था कि ऑर्डीनेंस के तहत कमेटी तश्कील दी गई, नई कमेटी बनाई और उसमें जस्टिस अमीनुद्दीन को शामिल किया गया। तो ये एक पूरी एक कड़ी हमें नज़र आती है कि एक इवेंट हुआ, उस इवेंट के बाद दूसरा हुआ, दूसरे के बाद तीसरा हुआ और ये सारे आपस में इंटरकनेक्टेड है कि एक जो है वो दूसरे का काज बना, उसका रिएक्शन आया तो तीसरा की काज बनी, और ये एक चैन जो है वो हमें यहाँ पर पूरी एक वो बनती हुई नज़र आती है। तो ये इन 3-4 नुकात के ऊपर उन्होंने बात की और साथ उन्होंने कहा कि गुज़श्ता रोज़ बिलावल ज़रदारी साहब की जानिब से भी एक बयान सामने आया है और उन्होंने ये कहा है कि हम 25 अक्टूबर से पहले हर सूरत कोशिश करेंगे कि आईनी तरमीम मंजूर हो। अच्छा, इस तरह है कि क्योंकि आज़ान शुरू हो गई है तो मैं इस वीडियो को यहाँ पर पॉज करता हूँ और हम इस वीडियो को एक डिफरेंट मंजरनामे में जो है वो शुरू करेंगे। यहाँ से हम ज़रा शिफ्ट हो जाते हैं नीचे, उस वक्त तक आज़ान के एहतराम में खामोशी इख्तियार की जाए और गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से जारी रहेगा। अच्छा सईद बलोच साहब, फिर हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, वक्त बदल गया और जगह भी बदल गई। यहाँ से हम कंटिन्यू करते हैं। तो बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब जो हैं जब ये गुफ्तगू कर रहे थे तो काजी फ़ाइज़ साहब ने कहा कि अब सुर्खी बनाने वाली बात कर रहे हैं, तो सुर्खियाँ तो बनी। बैरिस्टर अली ज़फ़र समाज से क्या कहकर अलहदा हुए और फिर दोबारा से वो क्यों कोर्ट में मौजूद रहे, क्या कर रहे थे? देखिए, अली ज़फ़र साहब उस वक्त जब अपने वो दलाइल दे रहे थे और उन्होंने एक बार फिर बिलावल भुट्टो ज़रदारी की स्टेटमेंट का हवाला दिया कि 25 अक्टूबर की डेडलाइन उन्होंने भी दी है कि हर सूरत उससे पहले आईनी तरमीम करवाने की कोशिश की जाएगी। तो उसके बाद अली ज़फ़र की जानिब से एक बार फिर बेंच के ऊपर एतराज़ किया गया और उसके बाद उन्होंने कहा कि इस बेंच की कंपोजिशन जो है वो इस तरह की है कि मेरे मौकिल ने मुझे ये कहा है कि हम इस कार्रवाई का, इस केस में हम मज़ीद कार्रवाई का हिस्सा नहीं बन सकते और हम अपना जो मौक़िफ़ है वो इस बेंच के सामने पेश नहीं कर सकते। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि हम इस अदालती कार्रवाई का बायकॉट करते हैं और बायकॉट करने के बाद जैसे ही वो रोस्ट्रम से हटने लगे तो अचानक चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की जानिब से ये कहा गया कि अब चूँकि आप अपनी जो कार्रवाई थी अपने मौक़िल के हवाले से वो उससे आप उसका बायकॉट कर चुके हैं, तो आप अदालती मुआविन क्यों नहीं बन जाते। तो यहाँ मेरे ख्याल में ये एक ऐसा टर्निंग पॉइंट था जहाँ पर अली ज़फ़र को कैटेगोरिकली इनकार करना चाहिए था कि जब मेरा मौकिल जिसकी जानिब से मैं पेश हुआ हूँ और एक सियासी जमात का मैं सेनेटर हूँ और वो सियासी जमात इस केस में फ़रीक बनने के लिए आई थी, तो मैं अब अदालती मुआविन इसमें नहीं बन सकता। लेकिन अब पता नहीं वो उस वक्त किस स्टेट ऑफ माइंड में थे कि वो वाज़े इनकार नहीं कर सके और असूली तौर पर उन्हें इस केस की कार्रवाई से मुकम्मल तौर पर पीछे हट जाना चाहिए था कि मैं चूँकि अपने मौकिल का केस इस अदालत में पेश नहीं कर सकता, तो इसकी वजह से मैं ये नहीं समझता कि मैं अदालत की भी किसी तरह से मुआवनत कर सकता हूँ। लेकिन उन्होंने मामला अदालत पर छोड़ दिया और उन्होंने कहा कि जैसे अदालत कहेगी मैं उसी तरह कर लूँगा। तो अदालत ने उनको अपना मुआविन मुकर्रर कर दिया। लेकिन केस की समाअत के दौरान भी हमने देखा कि अली ज़फ़र का जो मौक़िफ़ बतौर इमरान खान के वकील वो पेश कर रहे थे कमरा अदालत में, वो अदालती मुआविन मुकर्रर होने के बाद भी तकरीबन उसी लाइन के ऊपर है, उससे बहुत ज़्यादा इधर उधर वो नहीं हुए। और जो आर्टिकल 63A की तशरीह पहले की जा चुकी थी वो इसी के साथ उनका जो मौक़िफ़ था वो हमें इसी लाइन के साथ चलता हुआ नज़र आया। लेकिन काजी साहब की जानिब से एक इसको अच्छा मूव इसलिए कहा जा सकता है
कि उस वक्त चूँकि अली ज़फ़र इमरान ख़ान को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उन्होंने उस कार्रवाई से बायकॉट कर दिया, अपना केस जो है वो लड़ने से माजरत कर ली, और उसके बाद उनका ये असूली तौर पर नुक्ता नज़र ये होना चाहिए था कि मैं अब इस अदालत में अपने मौक़िफ़ से हट के और कोई बात नहीं करना चाहता। लेकिन अब ये तो ज़्यादा बेहतर वजाहत अली ज़फ़र साहब खुद ही कर सकते हैं। सही। कि उसके बाद हमने देखा कि जो PTI के वकील हजरात बाहर मौजूद थे, सरदार लतीफ़ खोसा साहब, वो इसके ऊपर जो है वो हमें तो सफाइयाँ देते नज़र आए कि अली ज़फ़र साहब जो है वो अंदर अदालती मुआविन बन गए हैं। सही। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जिस तरीके से बात चल रही थी, जब ये समाअत शुरू हुई, जब ये बेंच तश्कील दिया गया, जब सदारती तरमीमी ऑर्डिनेंस आया, उसके बाद से वो लड़ाई जो ग्रुप्स में थी वो खुलकर सामने है, खतूत लिखे गए। पहला ख़त जो है, जो अब ज़ाहिर है कि उससे पहले भी एक वाक़या हो चुका था, चीफ़ जस्टिस ने एक नोट लिखा था जजीला असलम साहिबा को, वो मीडिया पर आ गया, डिप्टी रजिस्ट्रार और रजिस्ट्रार की कम्युनिकेशन सामने आ गई, फिर जो है वो मंसूर अली शाह का ख़त वो जजेस में सर्कुलेट हुआ, मीडिया पर आया, काजी फ़ायज़ ईसा का जवाब मीडिया के ऊपर आया, जस्टिस मुनीब अख्तर का पहला ख़त आया, फिर दूसरा ख़त आया। क्या ये मामला थम गया है, या अब जो जजेस हैं, जिस तरह अगर तकसीम है सुप्रीम कोर्ट में 19 में 7 एक तरफ हैं, 12 एक तरफ हैं, तो जो 12 जजेस हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह और दीगर जो जज साहिबान हैं, क्या उनकी तरफ से मज़ीद कोई रिएक्शन, कोई ख़त या इस किस्म की चीज़ आ सकती है? इस पे क्या शुनीद है, या सिर्फ क्यास आई हैं? देखें, अभी आज जब हम दोपहर को इस केस की कवरेज के लिए कमरा अदालत नंबर 1 के बाहर ही मौजूद थे, तो हमें ये एक टिप मिली कि मुमकिन तौर पे आज सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में जजेस का जो उनके हामी जजेस हैं, मुमकिन तौर पे यही इन 7 को अगर हम निकाल भी दें, जिसमें जस्टिस मुसर्रत हिलाली और जस्टिस सरदार तारिक मसूद को भी अगर शामिल किए तो टोटल 7 जज बनते हैं। उसके बाद पीछे 12 जजेस ऐसे हैं जो जस्टिस मंसूर अली शाह के साथ खड़े हो सकते हैं, और उसमें जस्टिस याहिया अफरीदी भी सदारती आर्डीनेंस के तहत कमेटी का हिस्सा बनने से इनकार कर चुके हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर जो है वो इस हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुके हैं। फिर जस्टिस आयशा मलिक साहिबा हैं, जस्टिस शाहिद वहीद हैं, जस्टिस अतर मिनल्ला हैं, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर हैं, हसन अज़हर रिजवी हैं, और इसके अलावा जस्टिस मलिक शहजाद अहमद हैं, जस्टिस शाहिद बिलाल हैं, और जस्टिस अकील अब्बासी जो सिंध हाई कोर्ट से ताल्लुक़ रखते हैं। तो ये जजेज़ हैं जो हमें जस्टिस मंसूर अली शाह के साथ खड़े हुए नज़र आते हैं। अब देखना ये है कि इस हद तक जब काजी साहब अपनी जो तमाम तर उनकी कार्रवाइयाँ हैं वो मुकम्मल कर रहे हैं, उनको तो मतलब इस मामले में किसी किस्म की कोई हेजिटेशन हमें देखने को नहीं मिलती। आज देखें कि जो सबसे अहम और बुनियादी नुक्ता अली ज़फ़र की जानिब से कमरा अदालत में उठाया गया कि सदर ने राय मांगी थी, अब राय सुप्रीम कोर्ट ने सदर को दे दी, तो नज़र सानी इसमें कैसे हो सकती है? नज़र सानी तो किसी ऐसी दरख्वास्त में होनी चाहिए थी जहाँ किसी फरीक ने दरख्वास्त दायर की हो और उसकी दाद रसी ना हुई हो, और उसके बाद वो अपनी जो एक आईन पाकिस्तान ने उसको ये सहूलत दी है नज़र सानी की, तो वो उसमें रिव्यू कर सकता है। तो सदर ने राय मांगी, सुप्रीम कोर्ट ने राय दे दी, तो उसमें नज़र सानी कहाँ से आ गई? तो इस मामले पर भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा एक बिल्कुल डिफरेंट लाइन पे चले गए। और वो डिफरेंट लाइन क्या थी? वो डिफरेंट लाइन ये थी कि नज़र सानी के लिए अमूमन तफसीली वजूहात जो हैं वो दरकार होती हैं, और तफसीली वजूहात आज बल्कि जो गुज़श्ता रोज़ का आर्डर है अगर हम वो भी देखें तो उसमें भी यही चीज़ लिखी हुई है कि नज़र सानी के लिए अगर वो ताख़ीर का भी शिकार हो जाए, ताख़ीर हो जाए, ज़ैद उल मियाद हो जाए, तो उसके बाद उसकी जो वजूहात हैं वो जानना ज़रूरी होता है नज़र सानी दायर करने के लिए। लेकिन यहाँ पर भी एक ट्विस्ट ये है कि अभी जुलाई के महीने में जब मखसूस नशिस्तों का तफसीली मुख्तसर फैसला आया था, तो उसके 2 रोज़ के बाद मुस्लिम लीग नून की जानिब से नज़र सानी दरख्वास्त दायर की गई थी, और वो नज़र सानी दरख्वास्त आने के फौरी बाद जुमेरात के रोज़ 3 रुकनी इंतजामी कमेटी का इजलास था, और काजी साहब की ख्वाहिश कराची से शिरकत कर रहे थे जी, और उसमें काजी साहब की ख्वाहिश ये थी कि ये मुस्लिम लीग नून की जो नज़र सानी है ये फौरी तौर पर समाअत के लिए मुकर्रर होनी चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के तहत 14 रोज़ की ब्रैकेट है, और 14 रोज़ के अंदर अंदर अपीलें जो हैं वो समाअत के लिए मुकर्रर होनी चाहिए। तो सवाल ये पैदा होता है कि जब एक तरफ आप कह रहे हैं कि तफसीली वजूहात आने के बाद नज़र सानी दरख्वास्त दायर होनी चाहिए क्योंकि उसके अंदर ऐसी कुछ चीज़ें हो सकती हैं जो दरख्वास्त का हिस्सा होनी चाहिए, दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून एक दिन दरख्वास्त दायर करती है, 3 दिन के बाद आप उसको कमेटी के सामने रख देते हैं कि ये चीज़ें समाअत के लिए मुकर्रर होनी चाहिए। तो सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्तों का तफसीली फैसला तो आ रहा है 23 सितंबर को, तो आप उसको 17 या 18 जुलाई को कैसे फिक्स कर रहे थे?
तो ये कंट्राडिक्शन हमें काजी फायज ईसा साहब के रवैये में, उनकी सोच में एक सीरीज ऑफ इवेंट्स है, आप इसको कह सकते हैं कि पूरे केस की समाअत के दौरान अब इन सारी चीज़ों को अगर इकट्ठा करें तो शायद ये 1 दर्जन से ज़ायद ऐसे मौके बनते हैं जहां काजी साहब अपनी ही कही हुई बात की नफ़ी करते पाए जाते हैं। और यह शायद यही वजह है कि बिलावल भुट्टो जरदारी जब उनका इंटरेक्शन हुआ सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर्स से गुज़श्ता रोज़, उन्होंने बात करते हुए कहा कि 25 अक्टूबर जो है वो सुर्ख दायरा है। ये अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए थे, लेकिन उन्होंने कहा कि 25 अक्टूबर से पहले पहले करना होगा वरना मुश्किल हो जाएगी। और ये हवाला ज़ाहिर है कि काजी फायज़ ईसा की मौजूदगी और मंसूर अली शाह की आमद से पहले पहले इसको निपटाने का है। इस सारे मामले में जो चीज़ें अब ओपन अप हो चुकी हैं, यही बैरिस्टर अली ज़फ़र हैं जिन्होंने वकील से हटकर फिर मुअव्विन बन गए। अगरचे नुक्ता नज़र तकरीबन सिमिलर रखा, लेकिन ये सवाल बहरहाल मौजूद है कि यही अली ज़फ़र हैं। इन्होंने एक दिन पहले अपने नंबर गेम के हवाले से एक इम्पॉर्टेंट बात की थी, वो मैं ज़रा बता देता हूँ। वो उन्होंने क्या कहा था, और अब जो ओपन अप हो गया है हुकूमत के लिए, ये अपॉर्चुनिटी बन गई है कि वो फ्लोर क्रॉसिंग करवा के, हॉर्स ट्रेडिंग करके इस सारे मामले में तरमीम को मैनेज कर सकती है। उसके लिए अब गेम शुरू हो गई है। ज़रा सुन लें अली ज़फ़र साहब क्या कह रहे हैं। सेनेट में हमारे जो लोग हैं उसमें से मैं आपको 100% यकीन दिला सकता हूं कि कोई भी इस तरह का हॉर्स ट्रेडिंग में इन्वॉल्व नहीं होगा। तो सेनेट से तो इनको नहीं मिल सकती आईनी तरमीम। अगर JUI इनके साथ नहीं जाती और उसके बाद 2 सेनेटर्स मैंगल साहब के इनके साथ नहीं जाते तो ये फिर आईनी तरमीम नहीं ला सकते सेनेट से। जहाँ तक MNAs का ताल्लुक है, हमारे मुताबिक आज भी मेरी डिस्कशन इस पे हुई थी काफ़ी डिटेल केस की समाअत से पहले, तो वहाँ हमारे पास सारे सिक्योर्ड एरियाज़ में इस वक्त मौजूद हैं हमारे सारे MNAs, तो वहाँ भी हमें कोई खदशा नज़र नहीं आ रहा। और अगर खदशा नज़र नहीं आ रहा, सिक्योर एरिया में मौजूद है। एक तरफ मौलाना फजलुर रहमान है, 8 वोट उनके कौमी असम्बली में, 5 सेनेट ऑफ पाकिस्तान में, वो भी तरमीम की हिमायत से इनकार कर चुके हैं। लेकिन इस तमाम एपिसोड में ये ज़रूर नज़र आता है कि हुकूमत अब हर सूरत में दूसरी अटैम्प्ट करेगी, और दूसरी अटैम्प्ट पहली अटैम्प्ट के मुकाबले में ज़्यादा तैयारी के साथ होगी। कितने दिन में होती है इसके लिए ज़रा इंतज़ार करना होगा। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।